लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं गुलफशान अंसारी और आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने राहत इंदौरी की चंद लाइन से की है। दोस्तों, जब बात अखबार की होती है तो यहाँ समाचार, यहाँ मुद्दे सिर्फ उन लोगों तक ही पहुँच पाते हैं जो उनको पढ़ना जानते हैं। कुछ साक्षर लोग ही अखबार को पढ़कर उन मुद्दों को जान सकते हैं, लेकिन जब बात आज की मीडिया, सोशल मीडिया और आज के समाचार चैनलों की हो तो ये मुद्दा और हर समाचार हर व्यक्ति के पकड़ में है, चाहे वो साक्षर है या निरक्षर है। दोस्तों, आजकल एक मुद्दा बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस मुद्दे के वायरल होने की दो पक्ष हैं। पहला वो जो इस मुद्दे के पक्ष में है और दूसरा वो जो इस मुद्दे के विरोध में है। तो आज सिमना न्यूज में आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। मुद्दा है देश का सबसे बड़ा तालीमी मुद्दा, एजुकेशनल मुद्दा, जो आज सबकी जुबान पर है। इस मुद्दे को एक नए रूप से पेश किया गया है। आज तक आपने सिर्फ जिहाद सुना था, समय ने आपको कोरोना जिहाद जैसे शब्द से भी रूबरू करवा दिया। कोरोना जिहाद की उत्पत्ति भारत देश में देश की मीडिया के द्वारा की गई थी। ये बात हम सभी जानते हैं कि कोरोना के स्टार्टिंग में जिस तरह जमातियों को लेकर खबरें की गई, उससे देश में क्या कुछ माहौल बना और जिस तरह के शब्दों का उच्चारण पत्रकारों ने किया, देश की मीडिया ने किया, वो कितना ज्यादा खतरनाक था। लेकिन अभी कोरोना जिहाद शांत भी नहीं हुआ है कि एक और जिहाद ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, ये जिहाद देश का तालीमी मुद्दा, एजुकेशनल मुद्दा है। इसीलिए इस जिहाद को समझना हम सब का पहला दायित्व है। क्या मीडिया को इतनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वो राइट टू फ्रीडम के नाम पर कुछ भी बोलने और कुछ भी परोसने के लिए जनता को देश का कानून क्या उसे इजाजत देता है? आज बात कुछ इन्हीं मुद्दों पर, लेकिन बात आज इसका जवाब संविधान नहीं, आज इसका जवाब आप खुद देंगे। नाज़रीन, जब बात हो रही थी कोरोना जिहाद की, तब एबीपी न्यूज हो, जी न्यूज हो या फिर ऐसे ही तमाम बड़े चैनल्स के साथ एक और चैनल था जिसने हल्ला बोल किया था। उस चैनल का नाम है सुदर्शन टीवी। तो सुदर्शन टीवी में इसके संपादक जो है सुरेश चौहान एक प्रोग्राम करते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है बिंदास बोल। हल्ला बोल की तरह ही है। कुछ चैनल्स में इसे हल्ला बोल कहा जाता है, किसी चैनल्स में इसे दंगल का नाम दिया जाता है, तो किसी चैनल्स में इसे हल्ला बोल, बिंदास बोल। लेकिन हल्ला बोल हो, बिंदास बोल हो या फिर दंगल हो, ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिसकी विरोधी मानसिकता आए दिन हर प्रोग्राम के जरिए खुलकर जाहिर होती है। सुदर्शन टीवी ने 28 अगस्त को ऐसा प्रोग्राम प्रसारित करने की बात कही थी जिसमें कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश करने की बात कही गई थी। मुस्लिम घुसपैठ, जी हाँ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल पत्रकार और पत्रकारिता दोनों के लिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना थोड़ा अमर्यादित कहा जाता है, क्योंकि जब भी आप हिंदू मुस्लिम को टारगेट करके, हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को टारगेट करके उनके विरोध में कोई भी न्यूज, कोई भी खबर चलाते हैं, तो इसका असर देश में क्या पड़ता है, ये ऐसा पत्रकार सभी को मालूम है। पूरा देश जानता है कि जब इस देश में कम्युनल की बात होती है तब देश का माहौल किस कदर बदलता है। शायद यही वजह है कि पत्रकारों के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है जिसमें ऐसे शब्दों को उच्चारण करने की मनाही की गई है। लेकिन 28 अगस्त को एक ऐसे प्रोग्राम का प्रसारण किया जाना था जिसमें मुस्लिम जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए देश के सबसे बड़े कार्यपालिका के पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश किया जाना था। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जो कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं उन्हें छोड़कर आगे आने वाले सभी
कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगा दी है जो मुस्लिम जिहाद के संदर्भ में चलाई जानी थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे थे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, और चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि इस चैनल की ओर से किए जा रहे दावे घातक है। इससे यूपीएससी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लांछन लगता है और देश का माहौल भी खराब हो सकता है। दोस्तों, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, उनके शब्द थे कि एक एंकर आकर कहता है कि एक विशेष समुदाय यूपीएससी में घुसपैठ कर रहा है। क्या इससे ज्यादा घातक कोई बात हो सकती है? ऐसे आरोपों से देश की स्थिरता पर भी असर पड़ता है और यूपीएससी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर भी लांछन लग सकता है या लांछन लगता है। ये उनके शब्द थे जस्टिस चंद्रचूड़ के। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस परीक्षा के लिए आने वाला हर परीक्षार्थी चयन प्रक्रिया से होकर गुजरता है और इसकी विश्वसनीयता पर लांछन लगाना इसकी अस्थिरता से खिलवाड़ करना। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 25 अगस्त को सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अपने आने वाले कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद के बारे में लोगों को बताया था कि 28 अगस्त को उनके चैनल पर सुदर्शन टीवी पर यूपीएससी में मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश किया जाएगा, जिसे लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने याचिका दायर की और इसके खिलाफ इसके प्रसारण को रोकने की बात कही, जिस पर 28 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस कार्यक्रम के प्रसारण पर स्टे ऑर्डर दिया, यानी प्रसारण पर रोक लगा दी। और इसके प्रसारण पर रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस संदर्भ में जवाब मांगा, लेकिन 10 सितंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को प्रसारित करने की इजाजत दे दी। दोस्तों, याद रहे कि 28 अगस्त को माननीय दिल्ली की हाई कोर्ट ने इस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाई थी, लेकिन 10 सितंबर को केंद्रीय प्रसारण एवं मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को चलाए जाने की अनुमति दे दी। इसके पीछे उनके दलाइल क्या थी, ये भी सुन ले। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि नियमों के अनुसार कार्यक्रम की प्री सेंसरशिप नहीं की जा सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्री सेंसरशिप की जरूरत फिल्म के गाने, फिल्म के प्रोमो आदि के लिए होती है, जिसे CBFC से सर्टिफिकेट लेना होता है। और साथ ही मंत्रालय ने कहा कि बीते 31 अगस्त को चैनल के प्रधान संपादक ने इस संबंध में अपना आधिकारिक बयान दे दिया है और हमने उन्हें निर्देश दिया है कि उनका ये प्रोग्राम जो है, ये कार्यक्रम जो है, किसी भी नियम कायदे कानून के खिलाफ नहीं होने चाहिए, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बावजूद इसके उन्होंने इस कार्यक्रम की जो है इजाजत दे दी, लेकिन टीजर जारी होने के साथ ही जहां जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की, वही सोशल मीडिया पर इसे लेकर नया हैशटैग ट्रेंड शुरू हो गया, जिसमें एक तरफ था यूपीएससी जिहाद। इस हैशटैग के साथ ट्विटर पर कई ऐसे शब्द, कई ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू रखे जा रहे थे जो पूरी तरह से गलत थे। इसमें पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि यूपीएससी जो है वो मुसलमान समुदाय के साथ खास वरीयता रखता है, जहां हिंदुओं को इस मामलों में इस परीक्षा के लिए सिर्फ 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, वही मुसलमानों को 9 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। वही मुसलमानों को यहाँ पे उम्र में भी छूट दी गई थी, ऐसा कुछ बताया जा रहा था जो पूरी तरह गलत है। अगर हम बात करें यूपीएससी की जो नोटिस जारी हुई थी 2020 फरवरी में 12 फरवरी को, तो उसमें स्पष्ट किया गया था कि कौन व्यक्ति यूपीएससी एग्जाम दे सकता है, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। अगर आपको स्पष्टता चाहिए तो आप यूपीएससी की साइट पे जाकर वो नोटिस पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो आज तक मौजूद है। उसमें स्पष्ट था कि भारत का नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति का हो, वो यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए शर्तें ये है कि उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। तो यहाँ पे एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन बताई गई थी
वो बस ग्रेजुएशन कंप्लीट की बताई गई थी। इससे ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कहीं भी मुसलमानों के लिए कोई खास वरीयता नहीं दी गई है। लेकिन जब सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के का ट्वीट जो है वो वायरल होना शुरू हुआ, तो ऐसे लोग भी सामने आए जो खुद IPS IAS थे और ऐसे ट्वीट की निंदा कर रहे थे। इसे गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता करार दे रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्टोरी करार दे रहे थे। इनमें से कुछ मैं आपको 2 नाम बताती हूँ। इनमें एक है IPS एसोसिएशन। उन्होंने इस ट्वीट को और इस कार्यक्रम को, साथ ही इस चैनल को गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता करने वाला चैनल और प्रधान संपादक बताया। स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस, जो पुलिस सुधार के लिए काम करती है, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के IAS और IPS बनने के बारे में हेट स्टोरी करार दिया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन यानी NBA के अध्यक्ष रजत शर्मा को पत्र लिखकर बकायदा इस कार्यक्रम के प्रसारण को रुकवाने और सुदर्शन न्यूज तथा इसके संपादक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की गुजारिश की थी। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया के जो शिक्षक संगठन है, उन्होंने भी बयान जारी कर यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस बारे में अवमानना का मामला दायर करवाने का अनुरोध किया था। दोस्तों, यहाँ खुल के जो बात सामने आती है वो पहली तो ये कि एक ऐसा कार्यक्रम जो किसी खास समुदाय को पूरी तरह डिमोटिवेट करने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम बनाया गया, उसका प्रसारण कराया गया जो देश की अखंडता, धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देता है। यहाँ तथ्य क्या रखे गए कि जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और जिस तरह वो UPSC में अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, उसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है और उसकी पोल खोल रहेंगे चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के। दोस्तों, जो पत्रकारिता हमने पढ़ी है उसमें हमने ये सीखा है कि कभी भी किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जा सकता। अगर वो गलत भी है तो उसको गलत कहने से पहले हमारे पास तथ्य सबूत होने चाहिए। उसके अलावा हम उन्हें डायरेक्ट किसी कम्युनिटी पर हम वार नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन पूरे धर्म को लपेट में लेना इंसानियत, पत्रकारिता ही नहीं, इंसानियत को भी नीचे गिराने की तरह है। बावजूद इसके प्रधान संपादक ने बाकायदा टीजर जारी कर लोगों को इस कार्यक्रम को देखने का आह्वान किया। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुला। आखिर अचानक IPS कैसे बढ़ गए? कठिन परीक्षा में ज्यादा मार्क्स, सबसे ज्यादा संख्या में क्या हो रहा? सोचिए, जामिया के जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका पर पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही पर हमारा महाअभियान 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदासपुर में मेरे साथ। 28 अगस्त को तो ये प्रोग्राम का प्रसारण नहीं हो सका, लेकिन 10 सितंबर को जब ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इसकी इजाजत दे दी, केंद्र सरकार ने जब इसकी इजाजत दे दी, तो इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। जैसे ही इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, तो प्रधान संपादक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ वाली पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। इस पिक्चर के वायरल होने के पीछे की कहानी जो है वो ये है कि किस तरह मुस्लिम विरोधी सोच जो है वो एक स्तर पर, एक लेवल पर काम कर रही है, जिसमें टारगेट, जिसमें एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है और उनका जो मोटो है वो एंटी मुस्लिम एनवायरनमेंट को पैदा करना है। इस खबर के पीछे जो दूसरा गौर करने वाला मुद्दा है वो ये है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रोग्राम को स्टे किया, तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को चलाए जाने की अनुमति दे दी, जिसमें खुले तौर पर एक
एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया। लेकिन इसके प्रसारण होने के बाद जब ये करोड़ों लोगों तक पहुंच गया, जब पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया, तब जाकर जब इसके लगभग 5 एपिसोड टेलीकास्ट हो गए, तब जाकर देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और पाया कि ये इस तरह के एपिसोड, इस तरह के कार्यक्रम जो है देश की यूपीएससी जैसी परीक्षा की विश्वसनीयता पर लांछन लगाना है और देश की अस्थिरता को खराब करना है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला देरी से लिया, पर नतीजतन ले तो लिया, क्योंकि अगर नहीं लिया होता तो इनके इरादे और कितने बुलंद हो सकते हैं ये हम और आप बखूबी जानते हैं। हमारे पास वो वीडियो क्लिप भी है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाई, तब सुरेश चौहान ने क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुनिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिंदास बोल के यूपीएससी जिहाद सीरीज पर लगाई गई रोक से हम असहमत हैं। यह मीडिया की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा आघात और हस्तक्षेप है। न्यायालय को हमारे 4 घंटे के शो का कुछ सेकंड का केवल एक ग्राफिक दिखाया गया, जबकि टीवी चैनल में अर्थात ऑडियो, वीडियो, विजुअलों के माध्यम में जब तक ऑडियो नहीं सुना जाता तब तक किसी विजुअल का कोई भी अर्थ निकालना अन्याय है। हमने खोजी पत्रकारिता करके इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया है, समाज को जगाया है। साथ ही यह अभियान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों की रक्षा करने और दलितों के अधिकारों पर अतिक्रमण रोकने के पवित्र उद्देश्य से किया गया है। हमने जो भी बोला है, ना केवल वाक्य, ना केवल उसका शब्द, बल्कि उसका कॉमा और फुल स्टॉप पर भी हम कायम हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए सुदर्शन का ये पवित्र अभियान जारी रहेगा। जय हिंद। तो सुना आपने, सुदर्शन टीवी के संपादक जो है वो पत्रकारिता, न्याय, इंसाफ, सच जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्चाई के लिए मर मिटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके टीजर को देखकर उनकी मानसिकता का बखूबी अंदाजा आप सबको लग चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यूपीएससी में आखिर कितने मुसलमानों ने कामयाबी दर्ज की है, जिसके एवज में उन्हें ऐसा लगता है कि देश के बहुत बड़े तबके, कार्यपालिका जैसे तबके पर मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं। तो आंकड़े हमारे सामने कुछ इस तरह है कि यूपीएससी में पास आउट करने वाले हमारे पास आंकड़े हैं 2012 से। 2012 में कुल 30 मुसलमानों ने यूपीएससी परीक्षा को क्रैक किया, यानी पास आउट की है। 2013 में भी ये संख्या समान रही, 30 मुसलमान। 2014 में 37 मुस्लिमों ने इसे क्रैक किया, 2015 में भी 37, 2016 में 48, 2017 में 50, 2018 में 28 और 2019 में 45 बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षाओं को क्रैक किया था और ये आईपीएस, आईएएस और आईएफएस जैसी पोस्ट उन्होंने अपने नाम की थी। इसके अलावा सुरेश चौहान के ने न सिर्फ यूपीएससी बल्कि यूपीएससी की तालीम देने वाली, स्टूडेंट्स की आर्थिक मदद करने वाली संस्थाओं को भी कटघरे में लिया और इन संस्थाओं में कोई गैर मुस्लिम संस्थाएं नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम संस्थाओं को टारगेट किया गया। इसमें सबसे पहला नाम आता है ज़कात इंडिया फाउंडेशन का। उन्होंने ये दावा किया कि ज़कात इंडिया फाउंडेशन जो है वो घुसपैठ करने और करवाने में इनकी जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान से लिंक है उनका, ऐसे पदों पर भर्ती के लिए, यानी कि आईपीएस, आईएएस जैसी परीक्षाओं जिनमें देशभक्ति, देश के लिए जुनून चाहिए होता है, उसे भी पत्रकार जी ने पाकिस्तान देशद्रोह से जोड़ दिया। दोस्तों बता दें कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा फाउंडेशन है जो ज़कात के पैसों से स्टूडेंट्स की मदद करता है, उन्हें कोचिंग देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये ज़कात सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया से
मुस्लिम देश जो ज़कात देना चाहते हैं वो ज़कात देते हैं जो केंद्र में जाता है और केंद्र की गृह मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से वो ज़कात फाउंडेशन के अकाउंट में आता है। तो इसमें कुछ भी गैर कानूनी, देशद्रोह जैसा कोई कुछ भी गैर कानूनी या देशद्रोह जैसी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के खत्म होते ही आप एक बार ट्विटर पर सुरेश चौहान के का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसे जरूर विजिट करें, क्योंकि उस अकाउंट को विजिट करने से ही आपको पता चल जाएगा कि सुरेश चौहान के किस तरह के पत्रकार हैं और क्या वो पत्रकार कहलाने के लायक भी हैं, क्योंकि उनके हर पोस्ट में मुस्लिम विरोधी मानसिकता का इजहार होता है। आप सभी से गुजारिश है कि हिंदू मुसलमान को दरकिनार कर, ऐसी सोच को दरकिनार कर जो इंसान को इंसान से बांटती हो, उसे दरकिनार कर देश के बारे में सोचे, क्योंकि आज देश का जो माहौल है उसमें हमें देश की तरक्की चाहिए, न देश में इस तरह के फसाद, इस तरह की बयानबाजी चाहिए जो इंसान को इंसान से, भाई को भाई से बांटता हो, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता पर सवालिया निशान खड़े करता हो। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिमना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।